हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गेम्स एंड स्ट्रेटजीज़। आज इसका पार्ट 1 देखेंगे हम लेक्चर का, जिसमें हम जानेंगे डिटेल में कि गेम क्या है, गेम थ्योरी कैसे हम ऑपरेशंस रिसर्च में इसका यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं गेम्स एंड स्ट्रेटजीज़ के बारे में। Theory of games deals with situation in which two or more competitors are engaged in decision making activities involving profit। तो गेम थ्योरी जो है ये ऐसी सिचुएशन को डील करता है जिसमें दो या अधिक कॉम्पिटिटर इंगेज हों और एक डिसीजन वहाँ पे मिले प्रॉफिट को लेकर। हमेशा उसमें इन्वॉल्व प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशंस रिसर्च में आप जानते हैं कि हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं फंक्शन को, चाहे वो मैक्सिमाइज़ करना हो चाहे मिनिमाइज़ करना हो। तो मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट होता है, मिनिमाइज़ लॉस होता है। तो हमेशा गेम थ्योरी भी जब हम बात करेंगे तो उसमें भी कॉम्पिटिटर्स जो आपस में सिचुएशंस को डील करेंगे वो प्रॉफिट को ज़रूर इन्वॉल्व करेगी। A competitive situation between two participants will be called a game. In a game, there are finite number of participants. तो कुछ competitive situation की कुछ rules होंगे। तो पहला है आपका कि there are finite number of participants, जिनको हम बोलेंगे players. Each player has a finite number of options. हर player के पास options, finite number of options होंगे, जिनको कि हम बोलेंगे strategies or alternatives available to him. A playoff game take place when each player employs his strategy. और गेम कब कहा जाएगा कि गेम हो रहा है? जबकि हर प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी बता दे, एम्प्लॉय कर दे। एवरी गेम हैज़ ए रिजल्ट दैट इज़ लॉस और गेन और ड्रॉ। और हर गेम का एक रिजल्ट होगा, चाहे वो लॉस में हो या गेन में हो या फिर ड्रॉ हो। और इसी को हम बोलेंगे पे ऑफ टू सम प्लेयर। मीन्स गेम थ्योरी इज ए मैथमेटिकल टूल दैट हेल्प्स टू स्टडी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इन विच प्लेयर्स ऑप्टिमाइज ए वेरिएबल not only on the basis of their own preference but also on other players' decision and reaction। तो एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है गेम थ्योरी जिसमें कि प्लेयर्स ऑप्टिमाइज करते हैं स्ट्रेटजी को अपनी लेकर, लेकिन सिर्फ अपनी प्रेफरेंस के लिए नहीं, खाली खुद के उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरे प्लेयर का क्या डिसीजन है, उसके क्या रिएक्शंस है, ये भी गेम थ्योरी में मायने रखता है। तो जब हम ऑपरेशंस रिसर्च की बात कर रहे हैं तो गेम थ्योरी मीन्स यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपके दो कंपनीज़ हो सकती हैं, दो पार्टीज़ हो सकती हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम क्या है। व्हेन देयर आर ओनली 2 प्लेयर्स और कॉम्पिटिटर्स टू प्ले ए गेम, इट इज़ कॉल्ड ए 2 पर्सन गेम। जब भी कॉम्पिटिटर्स जो है वो दो हों, मान लीजिए दो कंपनी हैं, दो प्लेयर हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसको हम बोलेंगे 2 पर्सन गेम। गेम इन विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ गेन और लॉसेस ऑफ द प्लेयर्स इज 0 इज कॉल्ड ज़ीरो सम गेम। तो ज़ीरो सम गेम मीन्स कि जब उनका एल्जेब्रिक सम जो गेन और लॉस हैं प्लेयर्स के, उनका एल्जेब्रिक सम जब 0 होगा तो उसको हम बोलेंगे ज़ीरो सम गेम। दिस टाइप ऑफ गेम डज नॉट ऐड ए सिंगल पैसा टू द टोटल वेल्थ ऑफ द प्लेयर। और प्लेयर के वेल्थ में ये कोई भी पैसा उसमें ऐड नहीं होता ज़ीरो सम गेम में। तो सबसे पहले हमको 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम्स पे ही इस चैप्टर में हम देखेंगे आगे भी। तो 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम मीन्स दो प्लेयर के बीच में गेम होगा, और दूसरा कि उनकी वेल्थ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, मीन्स कोई सिंगल पैसा ऐड भी नहीं होगा, ना उनको लॉस होगा, कुछ वेल्थ पे कोई टोटल वेल्थ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। When there are 2 players to play zero sum game, games are called 2 person zero sum games. In this case, the loss or the gain of the first player is exactly equal to the gain or loss of the second player. तो ज़ीरो सम गेम है मीन्स कि बिल्कुल ऐसा ही रहेगा कि उनका जो
उनको जो सम मिल रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है या जो लॉस हो रहा है, वो एक प्लेयर का लॉस दूसरे के प्रॉफिट के इक्वल या एक प्लेयर का प्रॉफिट या गेन दूसरे के लॉस के इक्वल है, तभी उनका जो सम है वो ज़ीरो हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो if the sum of gains and losses is not equal to 0, then the game is of non-zero sum character or simply a non-zero game. आइए देखते हैं कुछ टर्म्स जो हम यूज़ करेंगे गेम में। पहला है प्लेयर, तो ये आप जान चुके हैं, द कॉम्पिटिटर्स इन द गेम आर कॉल्ड प्लेयर्स। और ये हमने आपको बताया कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो कंपनीज हो सकती हैं, प्लेयर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। Player may be individual or group of individual or an organization. Strategy. Strategy means a set of rules of action available to a player in advance by which the player decide the course of action that he she should adopt. तो strategy का means होता है कुछ एक्शन के सेट ऑफ रूल्स ऑफ एक्शन, कुछ रूल्स के साथ कुछ एक्शंस जो कि किसी प्लेयर को पहले से ही अवेलेबल होते हैं, जिससे कि वो अपनी क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखे ये वो डिसाइड कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। ये स्ट्रेटेजी भी टू टाइप्स की हो सकती है, प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी। आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इफ़ द प्लेयर सेलेक्ट द सेम स्ट्रेटेजी ईच टाइम इज कॉल्ड प्योर स्ट्रेटेजी। The objective of the player is maximize gain or to minimize losses. Mixed strategy, when the players uses a combination of strategy and each player always keep guessing as to which course of action is to be selected by the other player at a particular occasion, then it is known as mixed strategy. तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी प्लेयर्स यूज़ करते हैं और हर प्लेयर गेस करता है कि दूसरे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो ऐसा पर्टिकुलर जो सिचुएशन है वो कहलाएगी मिक्स स्ट्रेटेजी। और आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यहाँ पर रहेगी प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन। जब भी मिक्स स्ट्रेटेजी होगी, दस देयर इज़ ए प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लेयर इज़ टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड गेन और टू मिनिमाइज लॉसेस। Optimum strategy. The strategy which optimizes players' payoff is called optimal strategy. जैसे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं, वैसे ही ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी आपकी जो ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि प्लेयर्स के पे ऑफ को ऑप्टिमाइज करे। पे ऑफ मीन्स उसका जो लॉस या गेन है। और वी कैन से ए कोर्स ऑफ एक्शन और प्ले which puts the player in the most preferred position irrespective of the strategy of his competitors is called optimum strategy. Next term is value of the game. It is the expected payoff of play when all players of the game follow their optimum strategy. The game is called fair if the value of the game is 0 and unfair if it is non-zero. तो वैल्यू ऑफ गेम मीन्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ है प्लेयर्स का, जबकि वो अपनी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी चूज़ कर रहे हैं, और गेम जो है वो फेयर कहलाता है अगर वैल्यू ऑफ गेम ज़ीरो है, और अनफेयर कहलाता है यदि वैल्यू ऑफ गेम नॉन ज़ीरो है। अब देखते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। तो पे ऑफ हमने देखा, पे ऑफ का मीनिंग हम जो गेम थ्योरी में लेते हैं वो मीनिंग है कि उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं पे ऑफ। तो पे ऑफ मैट्रिक्स मीन्स क्या है? व्हेन द प्लेयर सेलेक्ट देयर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज, द पे ऑफ्स मीन्स गेन और लॉसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स कॉल्ड द पे ऑफ मैट्रिक्स। सिंस द गेम इज जीरो सम, thus the game of one player is equal to the loss of the other और वाइस वर्सा। यहाँ पे हम जो गेम्स पढ़ेंगे वो 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम्स हैं। तो ज़ीरो सम गेम्स मीन्स कि एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के इक्वल होना चाहिए, तभी आपको सम ज़ीरो मिलेगा। तो गेन ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द अदर प्लेयर और वाइस वर्सा। ये पे ऑफ मैट्रिक्स से ही हमको पता चल जाएगा। दस पे ऑफ मैट्रिक्स कैन बी मेड 1 for 1 ऑफ द प्लेयर।
तो प्ले ऑफ मैट्रिक्स जो है किसी एक प्लेयर के लिए बनेगा हमेशा, और दूसरे प्लेयर का अगर पहले का प्रॉफिट है तो दूसरे का आपको लॉस मालूम चल जाएगा, क्योंकि ज़ीरो सम गेम हम ले रहे हैं. Let a player A have m strategies A1, A2, A3 and so on AM, and the player B have n strategies B1, B2 and so on Bn. Also it is assumed that A is always the gainer and the B is always the loser. That is, all payoffs are assumed in terms of player A. तो हमेशा ध्यान रखेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स जो हम निकालते हैं वो किसी एक प्लेयर के लिए बनाएंगे, क्योंकि उसका गेन या लॉस दूसरे के लॉस या गेन के बराबर होगा ज़ीरो सम गेम के लिए. तो पे ऑफ मैट्रिक्स जो बनेगा, अगर आप दो प्लेयर ए और बी ले रहे हैं तो पे ऑफ मैट्रिक्स टू प्लेयर ए इज़ ऑलवेज हम एक प्लेयर के लिए बनाएंगे. तो यहाँ पे जो भी हम प्लेयर लिखते हैं उसी के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स होता है. प्लेयर ए के लिए देखिए ये हमने मैट्रिक्स बनाया A11, A12 एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMn, जहाँ AIJ मीन्स AIJ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पे ऑफ विच प्लेयर A गेन्स फ्रॉम प्लेयर B. व्हेन प्लेयर B, यहाँ पे देखिए B जो है वो स्ट्रेटेजी चूज़ कर रहा है B1 से लेके Bn तक, ए जो है स्ट्रेटेजी चूज़ कर रहा है A1 से लेके AM तक. तो AIJ का मीनिंग है AIJ बी द पे ऑफ विच प्लेयर A गेन्स फ्रॉम प्लेयर B व्हेन प्लेयर A चूजेज स्ट्रेटेजी AI एंड B चूजेज BJ, एंड द पे ऑफ मैट्रिक्स टू प्लेयर B इज़ माइनस AIJ. तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम समझते हैं. जब A प्लेयर ने A1 स्ट्रेटेजी चूज़ की और B ने B1, तो A का जो पे ऑफ है वो है A11. जब A ने A1 चूज़ की, B ने B2 चूज़ की, तो A का जो पे ऑफ है वो है A12. A ने जब A1 चूज़ की, B ने Bn चूज़ की, तो पे ऑफ है A1n. इस तरह से हम इसको देख सकते हैं. मीन्स AIJ जब हम बोलेंगे तो ये पे ऑफ है विच प्लेयर A गेन्स फ्रॉम प्लेयर B. कब? जबकि A जो है वो AI स्ट्रेटेजी चूज़ कर रहा है और B जो है BJ स्ट्रेटेजी चूज़ कर रहा है. तो हम हमेशा किसी एक प्लेयर के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं. तो मोस्टली आप यहाँ पे जो प्लेयर हम लेते हैं उसी के लिए पे ऑफ होता है, और अगर इस प्लेयर का आपको पे ऑफ निकालना है तो उसको हम लिख देंगे माइनस ऑफ AIJ. क्योंकि ज़ीरो सम गेम है इसलिए अगर जो A के गेन है वही B के लॉस होंगे. तो किसी एक प्लेयर के गेन के लिए हमेशा हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा पे ऑफ मैट्रिक्स. आइए अब आगे देखते हैं. गेम्स विद सैडल पॉइंट्स. प्योर स्ट्रेटेजी के केस में सैडल पॉइंट क्या होता है देखते हैं, और गेम्स विद सैडल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं. इसके लिए पहले कुछ और जानते हैं. द मैक्सिमिन मिनिमैक्स प्रिंसिपल. Maximin and Minimax principle for the selection of optimum strategy by the two players A and B. तो क्या है ये प्रिंसिपल? अब आइए जानते हैं. फॉर प्लेयर A likes to maximize his her gain. For this purpose, minimum value in the each row represent the least gain to him if he chooses a particular strategy. Thus, by choosing minimum value of each row, we get the least gain of A. A will then select the strategy that maximizes his minimum gains. By selecting the maximum value of the minimum gain, we get the maximum value of the gain. V under bar. तो ये कैसे समझेंगे आप देखिए. ए, क्योंकि हमारा हमेशा प्लेयर ए जो है वो फर्स्ट चांस विनिंग हमेशा उसके पास रहेगा. पे ऑफ मैट्रिक्स हम ऐसा ही बनाते हैं. तो प्लेयर ए हमेशा अपना चाहेगा कि उसका पे ऑफ हमेशा मैक्सिमाइज हो, उसको हमेशा प्रॉफिट हो. लेकिन दूसरा प्लेयर जो ओपोनेंट है वो चाहेगा कि उसको मिनिमम प्रॉफिट हो. इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप सेलेक्ट करते हैं जितनी भी रो हैं ए के कॉरस्पॉन्डिंग. आपने पे ऑफ मैट्रिक्स देखा होगा. ए की स्ट्रेटेजी A1 फिर A2 रो वाइज रहती हैं. तो रो के लिए हम मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं. उनका जो मैक्सिमम होगा वो हमको देगा मैक्सिमम वैल्यू फॉर प्लेयर ए.
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गेम फॉर प्लेयर ए, जिसको हम शो करेंगे वी अंडर बार से। समझ गए होंगे आप इसको। अब प्लेयर बी, क्योंकि प्लेयर ए गेम शुरू कर रहा है तो प्लेयर बी के पास तो हमेशा हारने का ऑप्शन होगा, क्योंकि प्लेयर ए अगर जीत जाता है तो बी तो हमेशा लूज़र रहेगा। तो बी हमेशा चाहेगा कि उसको मिनिमम लॉस हो, लेकिन ए उसका लॉस जो है मैक्सिमम करना चाहेगा। तो इस पर्पस से हम क्या करेंगे, कॉलम का मैक्सिमम चूज़ करेंगे और उसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी बी के लिए, बी की मिनिमम लॉस या मिनिमैक्स वैल्यू ऑफ द गेम। Means B always like to minimize his losses. For this purpose, find the maximum value in each column, representing the maximum loss if B chooses a particular strategy. Choose the minimum value in this column matrix which gives his minimum loss. This choice of player B is called the minimax principle, and the corresponding loss is the minimax value of the game V over bar. और बहुत इजीली आप समझ पाएंगे कि V ओवर बार हमेशा ग्रेटर इक्वल टू V अंडर बार रहेगा। आइए जानते हैं सैडल पॉइंट क्या है। ए गेम इज सेड टू हैव ए सैडल पॉइंट इफ मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यूज़ हमको इक्वल मिलती हैं तो हम बोलेंगे कि गेम जो है वो सैडल पॉइंट रखता है। और उस केस में जो हमारी स्ट्रेटेजीज़ होती हैं वो प्योर स्ट्रेटेजी में ही ऐसा पॉसिबल होगा, प्योर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पे ऑफ इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द गेम। और वो वैल्यू जो कि इक्वल है मिनिमैक्स इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ द गेम कहलाएगी। Let Aij be M cross N payoff matrix. For a 2% zero-sum game, V under bar denotes the maximum value and V over bar the minimax value of the game. Then V over bar is greater equal to V under bar. That is minimax Aij is greater equal to maximum Aij. बहुत easily आप इसको समझ पाएंगे जब प्रॉब्लम्स आप करेंगे तब। बहुत आसानी से आपको ये इन इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सैडल पॉइंट कैसे निकालेंगे। द लोकेशन ऑफ द सैडल पॉइंट ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फाउंड एज फॉलोज। सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स एंड मार्क देम। एक किसी मार्क से हमने उसको मार्क कर दिया, हर रो के मिनिमम एलिमेंट को हमने मार्क किया। सेलेक्ट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स एंड मार्क देम। कुछ और मार्क से उसको मार्क कर दिया है कॉलम के ग्रेटेस्ट एलिमेंट को। अगर किसी एलिमेंट में इफ़ देयर अपीयर्स एन एलिमेंट इन द पे ऑफ मैट्रिक्स जिसमें कि दोनों मार्किंग हो गई तो वो पोजीशन जो है वो कहलाएगी सैडल पॉइंट। एलिमेंट इज़ ए सैडल पॉइंट ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स। या ऐसा भी कर सकते हैं आप, मैट्रिक्स के साइड में लिख सकते हैं रो के लिए मिनिमम एलिमेंट उसका मैक्सिमम एलिमेंट वैल्यू क्या मिल रही है और कॉलम के ग्रेटेस्ट एलिमेंट और उसकी मिनिमम वैल्यू हमको क्या मिल रही है। और ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो हम बोलेंगे वहाँ पर सैडल पॉइंट है। और जब ये मिनिमैक्स और मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो होगी तो हम बोलेंगे गेम इज़ फेयर। और जब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होगी तो हम बोलेंगे गेम इज़ डिटर्मिनेबल। आइए देखते हैं छोटे छोटे कुछ प्रॉब्लम्स। सॉल्व द गेम विद द पे ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको दिया हुआ है। प्लेयर ए के लिए A1 A2 A3 स्ट्रेटेजी है, बी के लिए B1 B2 B3 B4 स्ट्रेटेजी है। सैडल पॉइंट है कि नहीं हमको देखना है। रो का मिनिमम निकाला 1, सेकेंड रो 4, थर्ड रो 0। कॉलम का मैक्सिमम निकाला, फर्स्ट कॉलम 7, सेकेंड कॉलम 7, थर्ड कॉलम 4, फोर्थ कॉलम 5। अब इसमें आपको देखना है मिनिमम हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका मैक्सिमम तो 4 हुआ,
इसका मिनिमम तो 4 हुआ। तो ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू भी 4 आ रही है, मिनिमैक्स वैल्यू भी 4 आ रही है। मिनिमम का मैक्सिमम, तो मिनिमम ये है, इसका मैक्सिमम 4 है। मिनिमैक्स मीन्स मैक्सिमम का मिनिमम, तो मैक्सिमम का मिनिमम भी 4 है। तो ये वैल्यू ऑफ गेम हुई आपकी, यही हुई वैल्यू ऑफ गेम। v अंडर बार इक्वल टू v ओवर बार इक्वल टू v, द वैल्यू ऑफ द गेम इज 4। और सैडल पॉइंट जो आपको मिल रहा है उसकी पोजीशन देख लीजिए। जब ए की स्ट्रेटेजी A2 सेलेक्ट कर रहा है और B B3 सेलेक्ट कर रहा है तो हमको मिल रहा है सैडल पॉइंट। मीन्स ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ A is A2 and that of B is B3। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फॉलोइंग गेम इज डिटर्मिनेबल फाइंड द लिमिट फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा। डिटर्मिनेबल आपको दिया हुआ है, मतलब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है, हम मान के चलेंगे। यहाँ पे हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ए जब A1 स्ट्रेटेजी चूज़ कर रहा है, B B1 स्ट्रेटेजी चूज़ कर रहा है, तो पे ऑफ हमको लैम्डा दिया है, तो हमको निकालना है कि लैम्डा के लिए लिमिट क्या होंगी। ये भी लैम्डा आपको तीनों जगह यहाँ पे दिया हुआ है। ए जब A2 चूज़ कर रहा है, B B2 चूज़ कर रहा है, A A3 चूज़ कर रहा है और B B3 चूज़ कर रहा है, तो ये लैम्डा हमको निकालना है कि किस रेंज में होगा। इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हम लैम्डा को इग्नोर करते हैं और मैक्सिमिन और मिनिमैक्स वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम रो का मिनिमम देखेंगे, तो लैम्डा हमने छोड़ दिया, इस रो का मिनिमम हुआ 4, यहाँ पर हमने लैम्डा छोड़ दिया, मिनिमम हुआ -7, यहाँ पर हमने लैम्डा छोड़ दिया, मिनिमम हुआ -2। इसका मैक्सिमम हमको देखना है, तो वो वैल्यू हुई 4। अब आप आइए कॉलम की तरफ। कॉलम का मैक्सिमम हमको देखना है, लैम्डा को हमने छोड़ दिया तो हुआ -1। सेकंड कॉलम में लैम्डा को हमने छोड़ दिया, मैक्सिमम वैल्यू हुई 6। थर्ड कॉलम में लैम्डा को हमने छोड़ दिया, मैक्सिमम वैल्यू हुई 4। इसमें से हमको देखना है मिनिमम वैल्यू, तो वो हुई -1। ठीक, तो यहाँ पे आपको रो का मिनिमम हमको मिला, उसमें से हमने मैक्सिमम चूज़ किया, तो मैक्सिमम वैल्यू आई 4। ये हुआ आपका कॉलम के मैक्सिमम, इसमें से हमको मिनिमम चूज़ करना है, तो वो हुई -1। और क्योंकि हमको दिया हुआ है गेम इज़ डिटर्मिनेबल, मीन्स v अंडर बार इक्वल टू v ओवर बार इक्वल टू v, मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ जो है 4 और -1 जो है ये डिटर्मिनेबल है अगर गेम, तो इसके बीच हमको वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, मीन्स कि लैम्डा जो है इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इस टाइप से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिससे आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि सैडल पॉइंट है या नहीं। ये कुछ रेफरेंसेस है जो हमने यूज़ किए। तो आज का जो लेक्चर था हमारा गेम थ्योरी का इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे गेम्स के कुछ और नए मेथड्स, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं गेम्स को। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, सैडल पॉइंट क्या है उसको समझिए, छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स और सॉल्व करिए। थैंक यू।